हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सी राहुल सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कवर करेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उस टाइम पर आप केवल ये नहीं देखेंगे कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ केवल उसी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। मैं हर क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी चीजें भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आपको उन सारी चीजों को भी ध्यान से सुनना है, तभी ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन सीधा उठ के नहीं आने वाला है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आपको बाकी जो एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन करवाते समय, मैं हर क्वेश्चन के साथ 2-3 एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, उसको भी आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, तभी आपके लिए लेक्चर बेहतर होगा, यूजफुल होगा, है ना। अच्छा, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग की वीडियो क्लासेस, साथ में आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसका आप प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं, और उस प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विजेस मिलेंगी। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज डैश पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र में कितनी पार्टीज होती हैं, कितने पक्षकार होते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको ध्यान हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। 2 चीजें होती हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और एक होता है क्या, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अगर आपने क्लास की है तो आपको पता होगा दोनों क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज होती हैं 3, और प्रॉमिसरी नोट में पार्टीज होती हैं 2। कौन कौन से होते हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ये 3 पक्षकार होते हैं। ड्रॉई को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है मेकर और एक होता है क्या, पेई। ड्रॉर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। जनरली ये कौन लिखता है, तो क्रेडिटर लिखता है, या जिसको पैसा लेना रहता है। जिसको पैसा लेना रहता है वो क्या बनाता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। जो पैसा पे करने वाला होता है वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और पेई कौन होता है, तो पेई होता है वो पर्सन जो जिसको पैसे मिलते हैं, या एक्सेप्टर जिस बंदे को पैसा पे कर रहा है वो कौन होगा, पेई होगा। ड्रॉर और पेई दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। हो सकता है कि जिसने बिल लिखा, बिल की मैच्योरिटी तक, लास्ट डेट तक अगर बिल उसी के पास है तो वही बंदा क्या हो जाएगा, पेई भी हो जाएगा, मतलब उसी बंदे को क्या मिलेगा, पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे ने बिल लिखा वो किसी और को बिल दे दे, तो उस केस में पेई बदल जाएगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए ए को पेमेंट लेना था, तो ए ने बिल लिखा, किस पर लिखा, बी पर। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो यहाँ पे मेकर कौन हो गया, ए, और एक्सेप्टर या ड्रॉई कौन हो गया, बी। ठीक है ना। पेमेंट कौन करेगा, बी करने वाला है। अब पेमेंट बी जो है वो पेमेंट ए को भी कर सकता है, या ए के ऑर्डर पर किसी दूसरे बंदे को भी कर सकता है। तो हो सकता है अगर लास्ट डेट तक बिल ए के पास है, ए को खुद पेमेंट लेना है, तो पे यहां पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर बिल ए ने बिल किसी और को दे दिया, सपोज सी को दे दिया, या ए ने बोला बी को कि मेरे ऑर्डर पे तुम सी को पेमेंट करो, मैं आदेश देता हूं कि तुम सी को पेमेंट कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पेई सी हो जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर जिसे पैसा लेना है या लिखने वाला, ड्रॉई जो बिल पे एक्सेप्टेंस देगा या जो बिल का पेमेंट करेगा, और पेई जिसे पेमेंट मिलेगा। ध्यान रखेंगे ये ड्रॉर और पेई दोनों एक ही बंदा, एक ही पर्सन हो सकता है। क्लियर है। प्रॉमिसरी नोट में 2 बंदे होते हैं, एक होता है मेकर या जो प्रॉमिस करता है। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है, जिसे पेमेंट करना होता है,
जो पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है वही वादा करता है कि मैं पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर मेकर कौन होता है? जनरली डेटर होता है, ठीक है ना। और पेई जिसको वो पेमेंट कर रहा है। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने शब्द हैं? 3। तो इसमें कितनी पार्टीज होंगी? 3, 3 पार्टीज होंगी। प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज हैं? 2। सॉरी, प्रॉमिसरी नोट में कितने वर्ड हैं? 2। तो यहाँ पे पार्टीज कितनी होंगी? 2। ठीक है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हो जाएंगी? यहाँ 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है प्रॉमिसरी नोट। मैंने दोनों का बता दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती हैं और प्रॉमिसरी नोट में भी पार्टीज कितनी होती हैं। ठीक है। और कौन कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? विनिमय बिल के पक्षकार कौन कौन हैं? तो अभी मैंने समझा दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज 3 शब्द हैं, 3 पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। तो ड्रॉई हाँ होता है, ड्रॉर भी होता है, पेई भी होता है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अदाकर्ता मतलब जो एक्सेप्टर है, स्वीकृत दे रहा है, आहर्ता जो लिख रहा है, और अदाता मतलब जिसे पेमेंट मिल रहा है। ड्रॉई, ड्रॉर, डेटर जैसा कोई पेमेंट पक्षकार नहीं होता है ना। ड्रॉर, ड्रॉई और पेई ही हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज को। ठीक है। पेयर, ड्रॉई, ड्रॉर, तो पेयर जैसी पार्टीज मतलब नाम नहीं होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो नाम होता है वो ड्रॉई, ड्रॉर और पेई ही होता है। ठीक है। तो ये आपके आंसर गलत है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 3 पक्षकार, ड्रॉई, ड्रॉर और पेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the party which is ordered to pay the amount is known as, the party which is order, वो पार्टी जो ऑर्डर दे रही है पेमेंट का उसे हम क्या बोलते हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में याद हो अगर तो ए ने बिल लिखा, किस पर लिखा? बी पर, कि या तो मुझे पेमेंट कर दो या तो मेरे ऑर्डर पर पेमेंट कर दो। तो ए लिखने वाले को हम क्या कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में? लिखने वाले को हम बोलते हैं ड्रॉर। ठीक है। या ड्रॉर या लेखक या मेकर भी बोलते हैं। ठीक है ना। सो जो यहाँ पर जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है पेमेंट के लिए वो कौन हो गया? ड्रॉर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है। पेई कौन होता है? तो जो पेमेंट रिसीव करता है, जिसे पेमेंट मिलता है वो पेई होता है। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल पर एक्सेप्टेंस देता है या जो फाइनली बिल का पेमेंट करता है वो कौन होता है? ड्रॉई होता है या स्वीकर्ता होता है। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो हाँ, इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, आपको नेगेटिव क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको उसकी विशेषता वो वर्ड सॉरी वो ऑप्शन ढूंढना है जो बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? वो इन रिटर्न होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, पेमेंट केवल मनी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज की। चलो अब देख लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी डेटेड, बिल ऑफ एक्सचेंज दिनांकित होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। हाँ जी, स्टैम्प लगा होना चाहिए, स्टैम्प लगा होना चाहिए। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी इन राइटिंग। बिल्कुल, ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं चलेगा। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं तुम्हें 2 महीने बाद 500 रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बिकॉज ये ओरल है। ठीक है, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज किसमें होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए। सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा इन रिटर्न होना चाहिए, तभी वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। नेक्स्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड हैव कंडीशनल ऑर्डर टू पे। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होना चाहिए हमेशा। अगर
बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई कंडीशन है तो वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। सपोज करिए कि ए और बी के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें बी ये बोलता है कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं 10,000 रुपए का पेमेंट करूंगा। ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा गया कि अगर बी की शादी हो गई तो बी ए को 10,000 रुपए का भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि बिल बी के शादी होने की, शादी होगी नहीं होगी इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको इनकरेक्ट वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो देखिए, द पर्सन हु गिव ऑर्डर इज नोन एज ड्रॉर। हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति ऑर्डर देता है या जो व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉर बोलते हैं। द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑर्डर इज नोन एज एक्सेप्टर। जो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का दूसरा नाम क्या होता है? ड्रॉई। द पर्सन टू होम पेमेंट विल बी मेड इज नोन एज पेई। हाँ, जिसको पेमेंट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं या अदाता बोलते हैं। पेई। अच्छा, कौन दो सॉरी कौन दो एक सेम पर्सन ही हो सकता है? क्या ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकता है? तो हाँ जी, ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टर और पेई कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, डी ऑप्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं। ड्रॉर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। ड्रॉर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ बिल विच एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ पेई। In case of receipt of bill, which entry is passed in the books of pay? जब बिल का पेमेंट मिलेगा, जब पैसा बिल का मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, उस डेट पर, उस केस पे पेई मतलब जो जिसको पैसा मिल रहा है उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी, उसके पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा? बिल उसके पास से चला जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल्स। और अगर उसने कोई डिस्काउंट दे रखा है बिल को लेने, बिल के पेमेंट के टाइम पर, तो डिस्काउंट को भी क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। तो सही एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ढूंढ लो कौन सा है, तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ टू पेबल्स ये गलत है, बिल्स रिसीवेबल टू पेयर ऑफ बिल बिल्कुल गलत, पेयर ऑफ बिल ये भी गलत है, पेयर ऑफ बिल टू बैंक गलत है। आपका सही आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following state which of the following statement is incorrect with respect to bill of exchange। फिर से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेड बाय एक्सेप्टर। हाँ जी बिल्कुल, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टर पे करता है। ए ने लिखा, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, तो पेमेंट कौन करेगा? बी करेगा। किसको करेगा? या तो ए को करेगा या तो ए के ऑर्डर पर किसी और व्यक्ति को करेगा। यहाँ पे ए ड्रॉर हो गया, बी क्या हो गया? ड्रॉई या पे, सॉरी ड्रॉई या एक्सेप्टर हो गया, सी क्या हो गया? आपका पेई हो गया। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेड बाय एक्सेप्टर। तो हमेशा हाँ, जो एक्सेप्ट करता है वही हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज का फाइनल पेमेंट करता है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हैज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। बिल्कुल अनकंडीशनल ही होना चाहिए, अगर कोई कंडीशन लग गई है तो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसओनर शुड बी गिवन। बिल्कुल, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसओनर होता है तो उस केस में नोटिस दिया जाना जरूरी है, जिससे कि फ्यूचर में, सपोज करिए यहाँ पे बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, ठीक है ना, तो ए बी को बिल्कुल नोटिस देगा, जिससे कि फ्यूचर में जब कोर्ट में जाए ए पेमेंट वसूलने के लिए, तो उसके पास प्रूफ रहे कि हाँ मैंने बताया था कि बिल आपका डिसओनर हो गया है, पेमेंट करिए। तो बिल नोटिस देना जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय डेटर। लेक्चर के शुरू में मैंने समझाया था बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो बंदा लिखता है जिसको पेमेंट लेना रहता है। तो पेमेंट किसको लेना रहता है? क्रेडिटर को ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है?
क्रेडिटर लिखता है, ठीक है। बल्कि प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है? तो प्रोमिसरी नोट क्रेडिटर लिखता है, वो लिखता है जिसको पेमेंट करना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय डेटर, ये गलत है, बल्कि किसके द्वारा लिखा जाएगा? ये क्रेडिटर के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 days are added for ascertaining the date of maturity. These are known as, आपको याद हो तो जब भी हम मैच्योरिटी डेट निकालते हैं तो हम ड्यू डेट में +3 days करते थे, ठीक है। तो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाती थी। इस 3 days को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेस या बी, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अनुग्रह दिवस बोलते हैं हिंदी में इसको। परिपक्वता की तारीख सुनिश्चित करने के लिए 3 दिन जोड़े जाते हैं, तो इन 3 दिन को हम क्या बोलते हैं? अनुग्रह दिवस। फिर है, सतीश ड्रॉ बिल ऑन आशीष फॉर अ सम ऑफ ₹10,000 पेबल आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, ठीक है। सतीश ने एक बिल लिखा, किस पर लिखा? आशीष पर, मतलब आशीष एक्सेप्टेंस देने वाला है 10,000 रुपए का। आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद, आशीष गिव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर एडिंग अ सेंटेंस। आशीष ने एक्सेप्टेंस दी बट एक सेंटेंस ऐड कर दिया, इफ माय ब्रदर कम बैक ऑन ड्यू डेट, सतीश क्लेम दैट द बिल हैज बिकम इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द एक्ट। सतीश का कहना है कि ये बिल इनवैलिड हो गया क्योंकि तुमने इसमें एक लाइन ऐड कर दी है। बिल्कुल सतीश का कहना सही है कि ये बिल जो है इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि आप बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी कंडीशन ऐड नहीं कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका शर्त रहित होना चाहिए, कोई भी शर्त बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आशीष ने ये लाइन ऐड कर दी, ये कंडीशन ऐड कर दी, इसलिए बिल क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, बिकॉज अब ये बिल अनकंडीशनल नहीं रहा, ठीक है। तो पढ़ लो कौन सा सही आंसर होगा। इट शुड बी साइंड बाय मेकर, हाँ जी होना चाहिए। इट शुड बी अनकंडीशनल, बिल्कुल इसी वजह से ये बिल इनवैलिड हो गया, बिकॉज ये हमेशा क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सेप्टर ने क्या कर दी है? कंडीशन ऐड कर दी है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बिल इनवैलिड हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? यह बिना शर्त के होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आशीष ने क्या किया था? एक शर्त ऐड कर दी थी कि अगर मेरा भाई वापस आएगा तो ही मैं पेमेंट करूंगा, ये एक कंडीशन है, और कंडीशन हो गई तो वैलिड बिल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए बिना शर्त होना चाहिए, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोमिसरी नोट शुड बी साइंड बाय। प्रोमिसरी नोट कौन साइन करता है? तो प्रोमिसरी नोट समझिए, आपको आपके दोस्त को पेमेंट करना था, ठीक है ना। आपको आपके दोस्त को पेमेंट करना है, आपका दोस्त आया बोला मुझे पेमेंट दो, आपने बोला मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। तो आपका दोस्त बोला कि आप पर भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बोला कि मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको प्रॉमिस कर देता हूं, लिखित में प्रॉमिस कर देता हूं। तो यार प्रॉमिस आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन भी कौन करेगा? क्या आपका दोस्त करने आएगा? नहीं, साइन भी आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉमिसरी नोट कौन साइन करता है? जो बनाता है बिल को, जो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है। तो प्रॉमिसरी नोट किसके द्वारा या वचन पत्र किसके द्वारा साइन किया जाएगा? जो वचन दे रहा है, जो मेकर है उसका, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पेई। पेई तो वो है जिसको पेमेंट मिलेगा, नहीं ड्रॉई। ड्रॉई जैसी कोई चीज पीएन में नहीं होती है, प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉई या एक्सेप्टर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ड्रॉर, हाँ जी। तो साइन यहाँ पे कौन करेगा? ड्रॉर या मेकर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज अ, बिल्स रिसीवेबल का नेचर क्या है? नॉमिनल, रियल, पर्सनल। तो इसका सही आंसर है सॉरी 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 पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उन डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे आपको पेमेंट लेना है, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके बदले में आया है? डेटर्स के बदले में आया है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सॉरी बिल रिसीवेबल जो है
वो आपके कौन दिया है, डेटर। तो बिल ऑफ रिसीवेबल चूंकि डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, फिर है विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में ऐसे कौन से बिल है जो एक ही कंट्री में लिखे जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो ये होते हैं आपके इनलैंड बिल। ठीक है ना, कौन से होते हैं, इनलैंड बिल। ठीक है ना। अच्छा, इन बिल के बारे में बता देता हूं। ट्रेड बिल नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो लिखे जाते हैं, आपने किसी से उधार में कुछ खरीदा या उधार बेचा, उस केस में जो बिल लिखा जाएगा वो क्या होता है, ट्रेड बिल या व्यापारिक बिल होता है, जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लिखे जाते हैं। फॉरेन बिल कौन सा होता है, जिसमें या तो एक पार्टी कहाँ हो, बाहर हो, दूसरी कंट्री में हो। ठीक है ना, इंडिया का बंदा है, पाकिस्तान के बंदे के साथ उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, ठीक है ना, आपने लिखा, पाकिस्तान के बंदे ने एक्सेप्टेंस दी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन बिल हो जाएगा, है ना। फिर है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल अभी मैंने बताया जो एक ही कंट्री में, आपका जो ड्रॉअर और एक्सेप्टर है दोनों क्या हो, सेम कंट्री में हो, तो कौन सा होता है, इनलैंड बिल होता है। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, एकोमोडेशन बिल होता है जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जस्ट एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आपने बिल लिख लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल से हेल्प कैसे हो जाती है एक दूसरे की, तो सपोज ए है, बी है, ए को मान लीजिए 10,000 रुपए की जरूरत है, उसने बी से मांगे, बी बोला क्या पेमेंट, मेरे पास पैसा तो नहीं है, एक काम कर, तू मुझ पर बिल लिख दे, मैं एक्सेप्टेंस दे देता हूं, और इस बिल को तुम जाकर के बैंक से क्या कर लो, डिस्काउंट करवा लो। ठीक है ना, तो यहां पर ए की पैसे की जरूरत पूरी हो गई। ठीक, तो इस टाइप के बिल को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। हो सकता है दोनों को पैसे की जरूरत हो, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, बिल लिख लेंगे, और अपने अपने बैंक से जाकर के, या एक ही बिल को बैंक से जाकर के क्या कर लेंगे, डिस्काउंट करवा लेंगे, तो पैसे की जरूरत उनकी उस टाइम पर फुलफिल हो जाएगी। तो जब बस म्यूचुअल हेल्प के लिए, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है एक दूसरे के बीच में, जस्ट म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, पैसे की जरूरत के लिए, फंड को पूरा करने के लिए कोई बिल लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहायतार्थ बिल या एकोमोडेशन बिल। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। सेम कंट्री मतलब इनलैंड बिल। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है वो ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, तो जिसको पेमेंट लेना रहता है, यहाँ पे पेमेंट कौन लेगा, क्रेडिटर, तो आपका बिल कौन बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर। क्लियर है, ध्यान रखना एग्जाम में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में कंफ्यूज मत होना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, डेटर बनाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ एकोमोडेशन बिल इज। एकोमोडेशन बिल का पर्पस क्या होता है, क्यों बना, सहायतार्थ बिल क्यों बनाया जाता है, नाम ही उसका सहायतार्थ बिल, एक दूसरे की मदद के लिए। टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज नहीं, इसका एक्चुअल परचेज से कोई लेना देना नहीं होता है, एक्चुअल पर यहाँ पे कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, जस्ट फॉर म्यूचुअल हेल्प। वेन बोथ पार्टीज आर इन द नीड ऑफ फंड, हाँ जी, जब दोनों पार्टीज को पैसे की जरूरत हो, तो वो एक दूसरे पर क्या लिख लेती हैं, एकोमोडेशन बिल लिख सकती हैं। टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं लिखा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब दोनों पार्टीज को क्या हो, पैसे की जरूरत। ठीक है, जब दोनों पक्षों को धन की आवश्यकता होती है, तो क्या लिख लिया जाता है, सहायतार्थ बिल लिख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी। एक बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या नहीं किया जा सकता, तो एंडोर्स नहीं, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया जा सकता है। हमें तो वो ढूंढना है जो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ नहीं किया जा सकता। आप बिल ऑफ एक्सचेंज को पृष्ठांकन कर सकते हैं, मतलब एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि बिल को किसी और को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए ने बी पर बिल लिखा, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है ए को। अब क्या हुआ कि एक सी बंदा है, ए को सी को पेमेंट करना है, ठीक है ना, सी ए का क्रेडिटर है। ठीक, एक किसको पेमेंट करना चाह रहा है, सी को। सी ने पेमेंट मांगा ए से कि मेरा पेमेंट दो। ए बोला कि मेरे पास पेमेंट तो नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास बी का लिखा हुआ एक बिल है, वो मैं बिल आपको दे सकता हूं। तो ये बिल किसको दे दिया, अगर ए ने सी को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, ए को इंडोर्सर बोला जाएगा और सी को क्या बोला जाएगा, इंडोर्सी बोला जाएगा। समझ में आया।
जब किसी थर्ड पार्टी को, बहुत साधारण शब्दों में, जब बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। हो सकता है सी ये बिल डी को दे दे, तो ये भी क्या हो गया, एंडोर्समेंट है। डी हो सकता है ये बिल ई को दे दे, तो ये भी क्या है, एंडोर्समेंट। ई एफ को दे दो, ये भी क्या है, एंडोर्समेंट। ठीक है, चलो। तो बिल को एंडोर्स किया जा सकता है। क्रॉस, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जाता है, बल्कि प्रॉमिसरी नोट को क्रॉस किया जा सकता है। जो चेक है उसको क्रॉस किया जा सकता है। एक्सेप्टेड, हाँ सॉरी, द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये गलत है। बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। इनफैक्ट जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं। जब तक भी इस पर एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या नहीं किया जा सकता है, तो क्रॉस नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, विनिमय का बिल क्या नहीं हो सकता है, तो पृष्ठांकित हो सकता है, रेखांकित नहीं हो सकता है, स्वीकृत हो सकता है ना। तो आपका सही आंसर हुआ यहाँ पर बी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिन्यू जनरली एट द रिक्वेस्ट ऑफ। बिल ऑफ एक्सचेंज रिन्यूअल कब हो सकता है, तो पहले हम समझते हैं कि रिन्यूअल होता क्या है। ये ए है, बी है, ठीक है ना। बिल, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी है बिल पर। अब सपोज करिए ड्यू डेट आ गई, पेमेंट की डेट आ गई बी को, बी पेमेंट करेगा ए को। लेकिन अगर ड्यू डेट पर बी के पास पैसे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बी के पास फंड की कमी हो, तो बी क्या करेगा, बी ए से रिक्वेस्ट करेगा। बी क्या करेगा, ए से रिक्वेस्ट करेगा कि हे ए, मुझे कुछ और समय दे दीजिए, और इस बिल का पेमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे एक काम करिए, 2 महीने के लिए इस बिल को रिन्यू कर दीजिए। तो रिन्यू का मतलब होता है कि थोड़ा और टाइम के लिए नया बिल लिख लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल कैंसिल हो जाएगा और एक नया बिल लिख दिया जाएगा जिसकी ड्यू डेट 2 महीने बाद की होगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या होगा, बी को 2 महीने का और टाइम मिल जाएगा और एक नया बिल लिख दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्टर रिक्वेस्ट कर रहा है जो पेमेंट करेगा। ठीक है ना। एक ए को यहाँ पेमेंट लेना है। कभी पेमेंट लेने वाला रिक्वेस्ट करता है किसी से, आपको किसी से पेमेंट लेना है, तो क्या आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि हे महानुभाव आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट देना? ऐसा नहीं होता है ना। पेमेंट लेने वाला तो हमेशा रेडी रहेगा कि मुझे पेमेंट दे दो। तो हमेशा रिक्वेस्ट कौन करता है, जिसको पेमेंट करना रहता है। तो यहाँ पे बी को पेमेंट करना है, बी पेमेंट करने वाला है, और अगर उसके पास फंड नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि बिल को क्या कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कौन करता है, ड्रॉर। कभी नहीं, ड्रॉर को तो पैसा लेना है, वो तो इंतजार नहीं बैठा कि आओ बेटा पैसा दो, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। बैंक कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ड्रॉ ही रिक्वेस्ट करता है, यही दुखी पर्सन है। ठीक है, अगर आपने हमारे नोट्स में देखा हो तो उसमें ड्रॉर की जो फोटो है वो हंसते हुई है, और जो एक्सेप्टर है उसकी फोटो दुखी है ना, क्योंकि उसको बेचारे को पेमेंट करना है, तो वही रिक्वेस्ट करेगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। स्वीकर्ता क्या करेगा, या आदेश सी क्या करेगा, आपको रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉर से कि आप रिन्यू कर दीजिए बिल। समझ में आया, कौन रिक्वेस्ट करेगा, एक्सेप्टर या ड्रॉई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय द। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, कई बार आपको समझा दिया, डेटर बनाता है, जो पेमेंट करने वाला है, जो पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटर। अच्छा, यहाँ पे डेटर वाला शब्द नहीं है, सेलर, परचेसर, इंडोर्सी या नॉन ऑफ द अबव। तो कौन करेगा, यहाँ पे जो पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या सेलर, बेचने वाला पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है? जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो क्या जो दुकान वाला माल बेचता है तो क्या वही पेमेंट भी करता है आपको? नहीं, तो ये नहीं होगा। परचेसर, जो खरीद रहा है, जब आप कोई गुड्स खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो ना, पेमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, जो खरीद रहा है, परचेजर। तो परचेजर ही क्या लिखेगा, प्रॉमिसरी नोट लिखेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, परचेजर या खरीदने वाला। ठीक है, विक्रेता नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, क्रेता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राम्स एक्सेप्टेंस विच वाज इंडोर्स्ड बाय अस इन फेवर ऑफ सलीम इज डिसऑनर्ड देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन आवर बुक। क्या बोल रहा है कि राम की एक्सेप्टेंस थी, राम ने एक्सेप्टेंस दे रखी थी हमें, ठीक है ना, और हमने उस बिल को किसके फेवर में, सॉरी, इंडोर्स कर दिया था, सलीम को वो बिल दे दिया था। ठीक है ना, ये अस है, ये हम है। हमें एक्सेप्टेंस किसने दे रखी थी, राम ने दे रखी थी, और हमने इस बिल को इंडोर्स किसको कर दिया था, सलीम को कर दिया था।
ठीक है। अब बोल रहा है कि बिल डिसऑनर हो गया, हमारी बुक में एंट्री क्या होगी? तो डिसऑनर के केस में मैंने आपको समझाया था कि जब भी बिल डिसऑनर हो तो ड्रॉअर की बुक में आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ड्रॉअर की बुक में आप किसको डेबिट कर दोगे? हमेशा आप पकड़ के लाओगे किसको? ड्रॉई को, और ड्रॉई को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है। ड्रॉअर की बुक में जब भी बिल डिसऑनर होगा, अनादरण होगा, तो बिना सोचे एक ही बंदे को हर केस में हमेशा डेबिट करना है, वो कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई को आप क्या करोगे? हमेशा डेबिट कर दोगे बिना सोचे। ठीक है ना, इस बात को आज आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि जब भी डिसऑनर का केस होगा तो हम देखेंगे कि किसकी बुक में हमको एंट्री करना है। अगर हमें ड्रॉअर की बुक में एंट्री करना है तो हम बिना सोचे किसको डेबिट कर देंगे? ड्रॉई को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट केस को करेंगे तो देखेंगे कि बिल कहां है। तो अगर बिल खुद के पास है तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? बिल्स रिसीवेबल को। अगर बिल को हमने इंडोर्स कर दिया है तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? इंडोर्सी को। अगर बिल को हमने डिस्काउंट करवा लिया था तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। और अगर हमने बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया है तो हम किसको क्या क्रेडिट किसको करते हैं? बिल्स फॉर कलेक्शन। समझ में आया? डिसऑनर की एंट्री ड्रॉअर की बुक में डेबिट कौन होगा? हमेशा ड्रॉई होगा। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि हम अपनी बुक में डेबिट किसको करेंगे? यहाँ ड्रॉई कौन था? राम। तो हम राम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सलीम बिल्कुल नहीं है, आपका सही आंसर क्या होगा? राम अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? आपका सही आंसर हो गया बी। अच्छा, यहीं पर मैं आपको यही बता देता हूं कि ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो ड्रॉई की बुक में तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। ड्रॉई की बुक में आप क्रेडिट कर दो किसको? ड्रॉअर को क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसको कर दो? हमेशा बिल्स पेबल। हमेशा यही एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a 4-month bill, a 4-month bill drawn on 1st of January 2019 will mature for the payment on। ठीक है ना, आपको मैच्योरिटी सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है? डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है 4 मंथ। तो 1st ऑफ जनवरी से आपको 4 मंथ कैलकुलेट कर लेना है। 1st जनवरी से आपका पहला मंथ कहां पे कंप्लीट होगा? 1st फेब, ठीक है, फिर 1st मार्च, 1st अप्रैल और 1st मई। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 महीने खत्म हो जाएंगे और आपको 3 दिन और ऐड करना रहता है किसके? ग्रेस पीरियड के, प्लस 3 डेज। तो आपका जो मैच्योरिटी डेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4th मई। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4th मई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। सबको पता होगा। ठीक है, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती हैं? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। इतनी होती है ना भाई सब्सिडरी बुक। तो बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होती है? हमारी सब्सिडरी बुक होती है या सहायक बही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिबेट ऑन बिल शोज दैट। बिल पे रिबेट क्या शो करता है? याद करो, कब रिबेट दिया जाता है? कब रिबेट दिया जाता है? तो जब बिल का पेमेंट प्री मैच्योर पेमेंट हो जाता है, ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट हो जाता है, तब हम क्या देते हैं? रिबेट देते हैं। ठीक है, ये ए था, बिल लिखा था, बी एक्सेप्टेंस दी थी, उसने बोला था बी ने कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। बी की चांदी लॉटरी लग गई, 1 महीने बाद ही बी के पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा आ गया। तो बी क्या बोला कि मैं 3 महीने के लिए वेट नहीं करूंगा, मिस्टर ए तुम आओ और तुमसे 1 महीने बाद ही पेमेंट लेकर जाओ। लेकिन ध्यान रखना, मैं 2 महीने पहले अगर तुमको पेमेंट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? कुछ छूट लूंगा। उसी छूट को हम क्या बोलते हैं? रिबेट। अगर बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो जाए, मैच्योरिटी डेट से पहले हो जाए, परिपक्वता से पहले हो जाए, तो उसको उस केस में क्या दिया जाता है? रिबेट दिया जाता है। और इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा रिबेट के बारे में, इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, जब बिल क्या है? डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले पेमेंट कर दिया जाए, तो यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा।
दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट हैज बीन पेड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, नहीं, अगर आप मैच्योरिटी के बाद पेमेंट कर रहे हो तो कोई रिबेट वगैरह नहीं दी जाती है। इट हैज बीन डिसऑनर, नहीं, डिसऑनर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि डिसऑनर के केस में अगर याद हो तो एक चीज आती है क्या, नोटिंग चार्जेस, है ना। नन ऑफ दिस, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका भुगतान परिपक्वता तारीख के पहले कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय, नोटिंग चार्जेस अकाउंट को भी किसके साथ डेबिट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉई के साथ, क्योंकि फाइनली नोटिंग चार्ज किससे वसूल कर लिया जाता है, ड्रॉई से या एक्सेप्टर से, क्योंकि गलती किसकी है, ड्रॉई की है ना, तो डेबिट किसको किया जाता है, ड्रॉई को, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, नोटिंग चार्जेस के लिए किसको डेबिट करेंगे हम, ड्रॉई को या एक्सेप्टर को, ठीक है। एग्जाम में अगर ड्रॉई की जगह एक्सेप्टर लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम ही पर्सन होते हैं, ठीक, या ड्रॉअर की जगह मेकर लिखा है तो भी कंफ्यूज मत होना, सेम पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है इफ ड्यू डेट ऑफ बिल, इफ ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स ऑन द पब्लिक हॉलीडे देन द मैच्योरिटी डेट इज ऑन, ध्यान हो अगर, तो अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उस केस में क्या होगा, एक दिन पहले, ठीक है ना, एक दिन पहले आपकी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद, ठीक है। तो यदि किसी बिल की देय तिथि सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ती है तो परिपक्वता तिथि क्या होगी, तो एक दिन पहले, परिपक्वता तिथि एक दिन के बाद नहीं, ये इमरजेंसी हॉलीडे के केस में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, परिपक्वता तिथि से एक दिन पहले, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, वन डे बिफोर द मैच्योरिटी, मतलब सपोज करिए 26 जनवरी को आ रही है मैच्योरिटी, तो आपके मैच्योरिटी डेट आप क्या मानोगे, 25 जनवरी, 15 अगस्त को आ रही है तो आप क्या मानोगे, 14 अगस्त, लेकिन सपोज करिए कि आपको 5 जनवरी को आ रही है, ठीक है, और 5 जनवरी को कोई भी ऐसा कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है, लेकिन अगर 5 जनवरी को सपोज करिए हड़ताल हो गई, सारे बैंक बंद है, शहर बंद है, तो उस केस में फिर क्या हो गया, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, और इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या होता है, एक दिन बाद जो भी नेक्स्ट बिजनेस डे आएगा उस दिन होगा, तो 5 को अगर सपोज करिए इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हो सकता है हड़ताल साल 10 दिन चले, ठीक है ना, सपोज 3 दिन चल रही है, 5 को चल रही है, 6 को चल रही है, 7 को चल रही है, तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डेज होगा मतलब 8 आपका क्या हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी फॉर अ डिस्काउंटेड बिल इज अ, ठीक है, जब आप बिल डिस्काउंट करवा लेते हो तो वो किस टाइप की लाइबिलिटी होती है, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसका होना या ना होना फ्यूचर की किसी घटना पर आधारित होता है, डिपेंड करता है। उसमें सॉरी, तो लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी या आकस्मिक दायित्व है, ठीक है ना, फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं, बल्कि क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। इस डिस्काउंटेड बिल की जिम्मेदारी कब आएगी, जब वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अगर ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया उस केस में इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी, ड्रॉर पर आएगी, तो इसलिए क्या होता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग, होप आपको डिस्काउंटिंग पता होगा, सपोज ए ये बिल है, ठीक है ना, बी ने एक्सेप्टेंस दे रखी है, अब ए को अगर सपोज करिए ड्यू डेट से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये बैंक के पास जाएगा और डिस्काउंटेड करवा लेगा, और फाइनली बैंक क्या करेगा, बी से पेमेंट रिसीव कर लेगा। अब अगर बैंक को बी पेमेंट देने से मना कर देता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी आएगी, ए की आएगी, इसीलिए इस डिस्काउंटेड बिल को बोला जाता है, ये एक क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है ए के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकस्मिक दायित्व, कंटिंजेंट लायबिलिटी, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन 30th July 2020 X draw a bill on Y for ₹25,000 for 30 days, the due date of the bill will be, को ड्यू डेट निकालना है, तो देखिए 13 जुलाई को ये बिल लिखा गया है और 30 डेज के लिए लिखा गया है, तो आप देख लो कि जुलाई के कितने दिन बचते हैं, ध्यान रखिएगा जिस दिन बिल लिखा जाता है उस दिन को आप कंसीडर नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो 13 को हमने छोड़ दिया, तो बाकी जुलाई के कितने दिन बचे, 31st डे होते हैं ना जुलाई में, तो 31 दिन में से 13 हट गए तो कितने बच रहे हैं, 31 में से अगर आप 13 घटा देते हो तो आपके पास कितने बचेंगे, 18 डेज किसके बचेंगे, जुलाई के। अगस्त के कितने दिन बचेंगे आपको, और आपको बिल का ड्यू डेट क्या है, 30th,
30 दिन है ना। तो अब आपके पास अगस्त के आपके कितने दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए। तो मतलब आपकी इसकी ड्यू डेट क्या आई, 12 अगस्त, और आपको प्लस 3 डेज करना पड़ेगा ग्रेस पीरियड के। तो ड्यू डेट क्या बनी इसकी, 12 और 3 15 अगस्त। लेकिन ध्यान रखना 15 अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलीडे। क्वेश्चन बताएगा नहीं आपको कि 15 अगस्त को, आपको खुद याद रखना पड़ेगा। तो 15 अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। तो आपके यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, एक दिन पहले 14 अगस्त। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 अगस्त बी। समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आएंगे, पार्ट 1 में अभी इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। एमसीक्यू करने से पहले आप क्लासेस पहले कर लिया करें, जिससे आप जब एमसीक्यू करें तो एमसीक्यू आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करता है। आपको कंप्लीट क्लासेस हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग के कंप्लीट वीडियो क्लासेस, साथ में पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विजेस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।